वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। विद्यालय परिवार के द्वारा जो आपके लिए अंग्रेजी कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई है, उन कक्षाओं में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। कल तक हमने चर्चा की थी, इंटेरोगेटिव प्रकार के वाक्यों तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पता है होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया वाक्य यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है तो वह किस प्रकार का वाक्य होता है? इम्पेरेटिव प्रकार का वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई जज पुलिस को कहे कि पुट देम, चोरों के लिए बोले कि पुट देम बिहाइंड दी बार, पुट देम बिहाइंड दी बार, तो पुट देम बिहाइंड दी बार, इसमें आपने देखा कि ये वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? PUT, पुट से। तो ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इस किस प्रकार का वाक्य हुआ? ये इम्पेरेटिव। यदि आपको बोला जाए डू नॉट मेक नॉइज़, कि शोर शराबा मत कीजिए या फिर आवाज़ मत कीजिए, डू नॉट मेक नॉइज़, कक्षा में टीचर आपसे कहे डू नॉट मेक नॉइज़, तो ये भी किससे प्रारंभ हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये भी किस प्रकार का वाक्य हो गया? इम्पेरेटिव टाइप हो गया। यानी ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनके बदलाव के जो 5 फिंगर रूल्स हम देखते हैं उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड को किस में बदला जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का बोध करवा रहा है। क्या वह हमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है? क्या वह वाक्य आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है? क्या वह वाक्य आपसे निवेदन कर रहा है? निवेदन करना मतलब रिक्वेस्ट करना। क्या वह वाक्य आपको मना कर रहा है? मना करना यानी कि प्रोहिबिट करना या फिर फॉरबिड करना। जैसे आपको अगर टीचर कोई वाक्य कह रहा है, कथन कह रहा है, तो वह आपके लिए आदेश हो सकता है, सलाह हो सकता है, लेकिन निवेदन और मना नहीं होगा। अगर स्टूडेंट टीचर को कह रहा है तो वह आदेश नहीं होगा और सलाह नहीं होगा, वह क्या हो सकता है? निवेदन हो सकता है। इस पर हम एग्जाम्पल में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी आधार पर सेट टू को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और फॉरवर्ड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? फॉरवर्ड में बदला जाता है। फिर हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक हम टू का करते हैं और एक हम नोट टू का कर सकते हैं। तो टू का प्रयोग हम जिस स्थिति में करते हैं वो हर प्रकार की स्थिति में प्रयोग किया जाता है, लेकिन नोट टू का प्रयोग एक विशेष प्रकार की स्थिति में किया जाता है। जैसे आपका वाक्य डू नोट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? डू नोट से प्रारंभ हो, तो उस स्थिति में आप किसका प्रयोग कर सकते हो? नोट टू का। जब आप नोट टू का प्रयोग करोगे तो आपको डू को हटा देना है। किसको हटा देना है? डू को हटा देना है। बाकी टू का प्रयोग करने के पश्चात वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके वाक्य को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ नियम देख लीजिएगा आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के। तो ये नियम आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप स्क्रीन को रोक करके इन नियमों को आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये नियम आप लिख लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट। मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन पूरी ले अप डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अगर ये नोट्स लिखने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सको या फिर आसानी से वीडियो को पॉज करके लिख सको। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नियमों को लिख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जो भी मित्र हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उन मित्रों के साथ आप ये अपने वीडियो शेयर कर सकते हो और वो भी इन वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग ए पेन। यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये वाक्य कह कौन रहा है? टीचर। टीचर किसको कह रहा है? स्टूडेंट को। जब टीचर स्टूडेंट को कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्या हो सकता है? आदेश हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस सलाह हो सकती है। तो हमने क्या किया? ऑर्डर किया। टीचर ऑर्डर दी स्टूडेंट। तो इसमें देखना कि टू नहीं आता है, ऑर्डर दी स्टूडेंट। अब इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? TO, टू का प्रयोग। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मत करना टेंस के परिवर्तन के अनुसार। इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, शेष वाक्य वैसा का वैसा। अगला देखिएगा, माई फादर सेड टू शुभंगी कीप क्वाइट। तो माई फादर सेड टू, पिताजी जब किसी को कहेंगे तो ऑर्डर देंगे या एडवाइस देंगे? एडवाइस देंगे। और आपका वाक्य भी ऐसा ही बता रहा है, चुप रहो। चुप रहो मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है।
तो फादर सेड टू शुभांगी, तो सेड टू का क्या हो गया, ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कोमा हट के क्या हो गया टू, और वाक्य को वैसा का वैसा लिख दिया। देखो बहुत ही ईजी वाक्य है। अगला देखिएगा, द फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने पुत्र से कहा डू नॉट ड्रिंक वाइन। तो इसका देखो एक बनाया हुआ है कि प्रोहिबिट किया जा रहा है या फॉरबिड। प्रोहिबिट की जगह आप फॉरबिड भी यूज़ कर सकते हो। हिज सन, यहाँ पे टू लिख लेना, टू ड्रिंक वाइन। द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन टू ड्रिंक वाइन। फ्रॉम भी वैसे सही है लेकिन आप टू लिखिएगा, तो टू ड्रिंक। देखो आप जब यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहे हो, प्रोहिबिट करना यानी मना करना, तो अपने आप में यहाँ नहीं आ गया, इसलिए हमने डू नॉट को ही हटा दिया। चलो इसको हम अलग तरीके से करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे द फादर और सेड टू को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में। किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड। फिर हिज सन, ऑर्डर्ड हिज सन। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखेंगे, नॉट टू। क्या लिखेंगे, नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट आया हुआ है, नॉट टू ड्रिंक वाइन। तो ये देखिएगा द फादर, चलो मैं वाइट पेपर पे लिख देता हूँ इसको, अब देखिएगा अच्छे से समझ में आया आपको। फादर ऑर्डर्ड, मैं सीधा लिख देता हूँ, ऑर्डर्ड टू हिज सन। अब देखो इन्वर्टेड कोमा हट के क्या आएगा, नॉट टू ड्रिंक वाइन, नॉट टू ड्रिंक वाइन। एक वो वाक्य आपने देखा जिसमें प्रोहिबिटेड किया हुआ है, तो नॉट टू नहीं लिखा गया, टू लिखा गया, और डू नॉट को हटा दिया। यहाँ पे हमने नॉट टू का प्रयोग किया तो हमने किसको हटाया, डू को हटाया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे सेट टू की जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इस इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लिखा जाता है, नॉट टू। क्या लिखा जाता है, नॉट टू। डू को हटा दिया जाता है। और यदि यहाँ पे प्रोहिबिटेड या फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है तो डू नॉट को ही हटा दिया जाता है। ऑप्टेटिव प्रकार, अगला प्रकार हमारा रहेगा ऑप्टेटिव। ऐसे वाक्य जो ऑप्टेटिव किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे वाक्य है जो एम ए वाई वाइस में से प्रारंभ हो, यानी ऐसे वाक्य है इन्वर्टेड कोमा में जो एम ए वाई में से प्रारंभ हो, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। में से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये कैसे वाक्य हो सकते हैं, ये ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें आपको ब्लेसिंग दी जा रही हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो। ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें आपके लिए शुभकामनाएं की जा रही हो, विश किया जा रहा हो। ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें आपको भला बुरा कहा जा रहा हो, क्रश किया जा रहा हो। तो यहाँ पे देखिए कि आपने लिखा हुआ है नियम कि ऐसे वाक्य का प्रयोग प्रार्थना के लिए, विश के लिए, ब्लेसिंग के लिए और क्रश अभिशाप के लिए किया जा सकता है। इनको बदलते समय में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि यदि आपको वाक्य ये कह रहा है, यदि वाक्य का भावार्थ ये है कि आपको आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, तो आप सैड टू को प्रेयर्ड में चेंज कीजिएगा, ईडी का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपके लिए कोई इच्छाएं, शुभ इच्छाएं की जा रही है तो विश का विश्ड कर सकते हो। ब्लेसिंग की जा रही है आपको तो ब्लेस्ड कर सकते हो, यानी BLESSED। और यदि आपको भला बुरा कहा जा रहा है तो आप क्रश का क्रस्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप बदलाव कर सकते हो। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी बचे हुए शेष वाक्य को हम साधारण वाक्य में या कथनवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। मे का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। मे का क्या कर दिया जाता है, माइट। और यदि इसमें कोई एक्सक्लेमेशन साइन दिया हो तो उसे हटा भी दिया जाता है। ये नियम पुनः देख लीजिएगा। अब देखो चूंकि इसके अंदर हमने 4-5 नियमों की बात की, तो द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें आप देखिए सेड मे यू लिव लॉन्ग कि तुम्हारी आयु दीर्घायु हो, तुम्हारे लिए क्या है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है तो सेड टू को हमने किस में चेंज किया, ब्लेस्ड में। इन्वर्टेड कोमा को हमने दैट में। अब इसको हम साधारण में यानी कथनवाचक में परिवर्तित करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू को हम सेकंड पर्सन यानी मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। मे का क्या कर देंगे, माइट लिव लॉन्ग। अगला वाक्य देखिएगा, पिताजी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ये भी एक तुम्हारी लिए शुभकामना है, विस्ट है, इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पे आपने सेड टू का क्या कर दिया, विस्ट। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या किया, दैट। इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन है, गॉड सब्जेक्ट है तो गॉड को आगे लाए। मे का क्या कर दिया, माइट और ब्लेस। अब यहाँ पे यू आया है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन यू की जगह हमने आई नहीं करके क्या किया, मी, क्योंकि ये वर्ब के बाद दिया है। और किसी वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन या नाउन दिया होता है तो वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यदि वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता है तो वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और चूंकि यू ऑब्जेक्ट है तो मी का भी कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई माई मी। मी यानी कि मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इस प्रकार से आपने कुछ वाक्य देखे। अब देखिए मैं आपके सामने वापस इन दोनों चीज़ों को रखना चाहूँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है तो उसे इंपेरेटिव कहते हैं। यदि कोई वाक्य MAY में से प्रारंभ होता है तो उसे ऑप्टेटिव कहते हैं। जो इंपेरेटिव प्रकार के वाक्य होते हैं उसके अंदर एडवाइस का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, ऑर्डर आदेश का होता है, रिक्वेस्ट का होता है,
रिक्वेस्ट का होता है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपको प्रोहिबिट यानी मना किया जा रहा है उसका होता है। यदि वाक्य में से प्रारंभ होता है तो उसके अंदर आपको किसका बोध होता है या किसका सेंस होता है? ब्लेसिंग का होता है, ब्लेस आशीर्वाद का होता है, क्रश यानी श्राप का होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसके अंदर आपको किसका बोध होता है? विश, आपके लिए शुभ इच्छाएं जो की जा रही है उसका बोध होता है। तो इनकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सैड टू के स्थान पे, वो वाक्य के अनुसार होता है। वाक्य के अनुसार यानी कि हम और भी एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें आसानी से इसे समझ पाएंगे कि जब टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है, टीचर जब किसी स्टूडेंट को, पहले ये देख लो कि जो इम्पेरेटिव होता है उसमें जो इम्पेरेटिव होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्टेटिव होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इम्पेरेटिव में यदि डू नॉट दिया है तो उसके स्थान पे हम नोट टू का प्रयोग कर सकते हैं, नोट टू का प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में हम डू को हटा देते हैं। कभी कभी हम डू नॉट का नोट टू का प्रयोग नहीं करके सेड टू के स्थान पे फॉरबेड या फिर प्रोहिबिटेड कर देते हैं, तो सिर्फ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और किसको हटा देते हैं? नोट को। नोट को हटाने का इसलिए अर्थ होता है कि फॉरबेड का अर्थ ही क्या होता है? मना करना। अब देखिएगा कुछ विशेष चीज़ें कि जैसे टीचर किसी को कहे, टीचर स्टूडेंट को कहे तो वह क्या होगा? टीचर स्टूडेंट को कहेगा तो वह ऑर्डर हो सकता है, आदेश हो सकता है, रिक्वेस्ट नहीं होगा। स्टूडेंट टीचर को कहेगा तो वह क्या होगी? रिक्वेस्ट। फादर यदि सन को कहे, तो वह ऑर्डर और एडवाइस हो सकता है। सन यदि फादर को कहे तो वह क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी। जज अगर पुलिस को कहे तो ऑर्डर और एडवाइस हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस नहीं ऑर्डर होगा, और अगर पुलिस जज को कहे तो वह क्या हो सकती है? एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है। इस प्रकार आप अपने वाक्यों का सेंस कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इसके जितने भी रूल्स हैं वो पूरे करवा दिए जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।